नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी सीडीपीओ की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आज आपके पास मैं 4 सवाल लेकर के आया हूं और चारों के चारों सवालों का जो नेचर है आप उसे समझिएगा। और क्यों आपको मैं हमेशा ही कहता हूं कि कंसेप्ट पर काम करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर ले कि आपकी जो भी न्यू एजेंसी होगी, अब न्यू एजेंसी का जो भी पैटर्न होगा, अगर थोड़ा सा भी पैटर्न अगर चेंज होता है, अगर पीवाई क्यू के ऊपर अगर इनका पैटर्न शिफ्ट नहीं होता है, या आप जब जेपीएससी या पीसीएस के एग्जामिनेशन जैसे कि एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं या कभी भी आप देंगे, तो उन सभी नेचर, उनका जो नेचर होता है सवालों का क्या डिफरेंट होता है और क्यों कंसेप्ट पे बिल्डअप सवाल होते हैं, आज मैं आपको समझाऊंगा। मेनली संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऊपर ये 4 सवाल है। तो आइए बिना देर के हुए इन चारों सवालों को हम लोग पहले लेते हैं और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो कमेंट करिएगा, बतलाइएगा इस पहले सवाल का सही उत्तर क्या है, और जेन्युइन कमेंट करिएगा कि आप 4 में से कितने सही किए हैं। ठीक है ना, इन 4 सवाल में आपका कितना सवाल सही हुआ है। पहला सवाल आपको यह बोला गया है कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान का जो प्रारूप को तैयार किया गया था, तैयार करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे, अब ये 4 ऑप्शन रखा गया। अब ये देखिए सवाल का खूबसूरती देखिए, ये सवाल आपके आईएएस प्री में पूछा गया सवाल है, एंड देन आईएएस प्री के सवाल को यूपी पीसीएस ने कॉपी किया, एंड देन फाइनली आपका बीपीएससी ने कॉपी किया। तो नेक्स्ट अब आपका समय है जेपीएससी में आपके इस सवाल को देखने को मिलेंगे, एंड देन जैसे ही जेपीएससी के बाद कुछ ईयर होगा तो आपके एसएससी में मिल जाएंगे, आपके आरआरबीज में मिल जाएंगे, आप जेएसएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मिलेगा। तो अब सवाल को समझिए कि सवाल क्या बोला गया। सवाल ये कहा गया आपसे कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, देखिए आपका जो संविधान तैयार हुआ है, हमने अंग्रेजों से या फिर कह ले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में ट्रेड करने के लिए आई, एंड देन फिर से उन्होंने अपना पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर किया, तो हमने कभी भी ब्रिटिश से संविधान की मांग नहीं की थी। हमने क्या मांग की उनसे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, यानी कि संविधान सभा की हमने मांग की। अब हमने संविधान की मांग क्यों नहीं की? क्योंकि अगर आप संविधान की मांग कर रहे हैं, यानी कि हमारा संविधान क्या है, एक प्रकार से मूल कानून है ये, कि ये संविधान के तहत भी आप क्या करेंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे। यानी भारत का जो प्रजा है, भारत में जो राजा होंगे या हेड ऑफ नेशन जो है, इस संविधान के तहत ही क्या करेंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो अगर हम इस संविधान का मांग अगर ब्रिटेन से कर रहे होते हैं तो ब्रिटेन अपने अकॉर्डिंग हमें संविधान देता। अब ये संविधान सभा की मांग हमने क्यों की? क्योंकि संविधान सभा जहां पर हम भारतीय चुने जाएंगे, ठीक है ना, हम भारतीय यहाँ पर चुन करके बैठेंगे और हमारा संविधान कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा होगा, इसका निर्माण हम लोग करेंगे। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा की मांग की। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान का जो प्रारूप है, इस प्रारूप को तैयार करने के लिए हमने क्या मांग की थी? संविधान सभा की। और इस संविधान सभा में कौन बैठ रहे थे? जो सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो आपको मैंने बतलाया भी था क्लास में, हमारा जो कैप्सूल सीरीज चल रहा है, कैप्सूल सीरीज 2.0 में मैंने बहुत डिटेल आपको, ये आप देख भी सकते हैं क्लास जो आज हमने खत्म ही किया, इसके ऊपर पूरा लेक्चर ही, इसमें हमने आपको ये बतलाया था कि जो संविधान सभा में जो सदस्यों का क्या किया गया, चुनाव किया गया था। 389 सदस्य यानी कि 389 मेंबर को क्या किया गया था, चुना गया था। लेकिन अब यहां से ये भी सवाल आज आपको मिलेगा कि क्या इन 389 सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन किया गया था? तो नहीं, मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। और यहां से 93 देशी रियासत, यानी कि देशी रियासत कहने का मतलब कि जो 93 राजा थे उनको मनोनीत किया गया था, और रेस्ट 292 + 4 यानी कि 296 सदस्यों को क्या किया गया, चुना गया था। अब ये 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट क्षेत्र से थे, एक आपका दिल्ली था, एक आपके अजमेर है, एक आपका बुर्ज यानी कि कर्नाटक वाला क्षेत्र, और एक आपका बलूचिस्तान। यहाँ से 4 सदस्यों को चुना गया। और 292 आपके जो 11 प्रांत, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसमें जो 11 प्रांत में विधानसभा का स्थापना किया गया था, और इसी 11 में से 6 में विधानसभा और विधान परिषद की भी गठन की गई थी। तो इसी 11 प्रांत से 10 लाख की जनसंख्या में एक कैंडिडेट, एक सीट रखी गई, 292 सदस्य का यहाँ पे चुनाव किया गया था। ठीक है, तो
तो ये चुनाव किस लिए कि ये जो आपका संविधान सभा है, इस संविधान सभा में ये लोग बैठेंगे और भारत के संविधान को या फिर भारत के प्रारूप को तैयार करेंगे। तो आप जो सदस्य को चुने, इस सदस्य के बारे ही पूछा गया कि ये जो सदस्य थे ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, यानी कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थे वहां के जो राजा या वहां की जो रानी थी, क्योंकि ब्रिटेन कहने का मतलब वहां पे क्या है, राजतंत्र या लोकतंत्र, तो राजतंत्र है। तो वहां ब्रिटेन के पार्लियामेंट से क्या नामित किया गया था सदस्यों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो सदस्य का चुनाव हुआ, नहीं, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से नहीं किया गया। तो यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। अब आइए दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। गवर्नर जनरल का क्या कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहा है? गवर्नर जनरल कहने का मतलब क्या था? मैंने आपको कहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई ब्रिटेन की रानी के द्वारा, और 1600 में एक चार्टर भेजा गया, एक आदेश दिया गया कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत के साथ 15 साल के लिए ट्रेड करेगी। एक मोनोपोली, एक अधिकार दे दिया गया था कि 15 साल तक ब्रिटेन का और कोई अदर कंपनी भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो इस मोनोपोली के साथ भारत में क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 हेडक्वार्टर बनाया गया। 3 हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ, तो एक आपका बंगाल, दूसरा आपका बम्बई यानी कि महाराष्ट्र, और तीसरा आपका मद्रास। तो यहाँ पे गवर्नर बैठाए गए तीनों में। एंड देन फिर से एक आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1781 में, जहां पे कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, अब इसके पावर को बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ का जो गवर्नर है बम्बई का और जो मद्रास का जो गवर्नर है, अब ये दोनों गवर्नर कोई भी कानून बनाएंगे उससे पहले इस बंगाल के गवर्नर से परमिशन लेना होगा। इसलिए अब बंगाल का गवर्नर को हम क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल। तो क्या ये गवर्नर जनरल संविधान सभा में जो सदस्य का चुनाव हुआ था उनको ये लोग चुनकर भेजे थे? तो बिल्कुल नहीं। हमने कहा अभी आपको कि जो ये संविधान सभा में जो आकर के बैठ रहे हैं, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे हुआ था, जो 11 प्रांत थे, उस 11 प्रांत में जो विधानसभा थे वहां से इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, अब आइएगा, अब ये सब चीज़ें हमने काफ़ी क्लास में, कैप्सूल सीरीज जो मैं अभी करवा रहा हूँ वहाँ पे करवाया मैं हूँ, लेकिन फिर भी इस क्लास में मैंने कोशिश किया कि आपको क्लियर कर दूँ। तो पहला दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन पे आइए। तीसरा ऑप्शन ये बोला गया है जो विभिन्न प्रांत हैं उनके विधानसभा द्वारा चुना गया। यस, यही तीसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको बतलाया कि जो प्रांत थे वहीं पर जो सदस्य थे वहां पे विधानसभा में क्या हुआ, कई तरह की सभाएं हुई कि यहाँ के ये राजा जो हैं सदस्यता हासिल करेंगे, या कोई अच्छे मूवमेंट, कोई आंदोलन किए हैं, नेतृत्व किए हैं, उनको यहाँ से सभा के द्वारा इनको चुना गया था। जो विभिन्न प्रांत थे, यानी विभिन्न प्रांत मतलब जो 11 प्रांत थे, वहां पे जो विधानसभा थे 11 में से 6 याद रखना, ये भी पूछता है सवाल कि 11 में से कितने प्रांत थे जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों थे, तो 6 प्रांत थे ऐसे। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और ऑप्शन डी देख ले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी ये तो गलत है। तो ये देखिए आपका यूपीएससी आईएएस प्री के एग्जाम का पूछा गया सवाल है, इसी को कॉपी किया यूपी पीसीएस ने, बीपीएससी और अब आपके जेपीएससी करेगी, और वनडे एग्जामिनेशन एसएससी रेलवे वगैरह में भी देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? इसको समझना है आपको, क्या बोल रहा है इसको ध्यान से समझिए। यहां बोला गया है भारतीय, मतलब क्या कि यहां पे जो भारत का जो संविधान है इसका राजनीतिक दर्शन नहीं है, मतलब कि भारत का जो संविधान है उसका जो ऑब्जेक्टिव राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है। तो याद रखना यहां पे वर्ड लिखा गया है नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो वंचित समूह है उनके प्रति संवेदनशील है क्या हमारा संविधान, है या नहीं है? तो हमें चूज करना दर्शन नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन बोला गया है, देखिए ऑप्शन में वर्ड का केवल कलेक्शन बहुत ही शानदार किया गया है, इसलिए क्लास में मैंने आपको 1 घंटे का जब सेशन रखा जिसमें मैंने केवल चीजों को समझाया, शब्दावलियों को, राजतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहा जाता है, प्रजा किसे कहा जाता है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान के कंसेप्ट पे हमने बातें की है, समिति का गठन क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें, तब जाके आप इस तरह के ऑप्शन को पकड़ पा रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में ये था ऑप्शन कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के प्रति संवेदनशील। इसका मतलब क्या कि जो समूह वंचित है, जैसे कि आप किसी गांव में है, गांव में जो गरीब है, जो भी पीड़ित समुदाय के जो लोग हैं, हमारा संविधान क्या बना, क्या कहता है कि वो जो वंचित समूह है, जो गरीब है, जो पीड़ित समुदाय है,
उनके प्रति हमारा संविधान क्या है, काफी ज्यादा उदारवादी है। उनके लिए कई तरह के आर्टिकल मेंशन है हमारे संविधान में, कई तरह के उनके लिए रिजर्वेशन है या नहीं है। यानी क्या हमारा संवेदनशील है या नहीं हमारा संविधान, बिल्कुल है। लेकिन ऑप्शन क्या चूज करना है, नहीं है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारा संविधान का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ये है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से दर्शन नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी। तो बिल्कुल हमारा संविधान जितने भी समुदाय हैं उनके प्रति क्या है, काफी ज्यादा उदारवादी है। तीसरा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण से जो अल्पसंख्यक है, मतलब ये कि मुस्लिम समुदाय को ले ले या सिख समुदाय को ले ले या ईसाई समुदाय को ले ले, ये क्या है, इनकी जनसंख्या कम है, यानी कि एक माइनॉरिटी में आएंगे, अल्पसंख्यक आएंगे। तो इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन हमारा संविधान आर्टिकल में मेंशन किया गया, अनुच्छेद मेंशन किया गया। उसी प्रकार जो भाषा हमारे देश में कम बोली जाती है, तो उस समुदाय के लोगों के लिए भी हमारे संविधान में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। उस भाषा के लिए भारत में संविधान में मेंशन किया गया है कि भारत सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं लाएंगी, कुछ ना कुछ बजट उसके लिए एलोकेट की जाएगी। तो ये भी आपका संवेदनशील वाली बातें हैं, हमारा संविधान कहता है। लेकिन हमें पूछा गया है कि क्या नहीं कहता है। तो ऑप्शन डी जब देखेंगे आप कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए, यानी हमारा जो संविधान है एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा संविधान तो बिल्कुल हमारा अपना एक राष्ट्रीय पहचान, एक नेशनल आइडेंटिटी हमें अपने हमारा संविधान है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा संविधान और एक तरह से कठोर भी है और क्या है, फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नो कंट्री हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे संविधान में देखने को मिलती है, लचीलापन। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में कई ऐसे कानून हैं जहां पे बिना स्पेशल मेजोरिटी के भी, यानी 2/3 बहुमत पास किए बिना भी हम कोई भी कानून को क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे कानून है जैसे सिटीजनशिप के ऊपर, अगर हमें कोई भी कानून बनाना है, कोई भी बिल पास कराना, तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होगा एंड देन वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगी एंड प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो क्या होगा, आपका कानून में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा एक नेशनल राष्ट्रीय पहचान बनता है हमारा संविधान से। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आइए अब तीसरे सवाल में देखना है कि पहले और दूसरे में कितने लोग सही जवाब दिए हैं। तीसरा सवाल आपका ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के, याद रखना ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये ऐसे सवाल देखिए अब एसएससी सीजीएल में पूछे जाने लगे। लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को बनाए, पीवाईक्यू को बनाए, खास करके अभी एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे ग्रेजुएट लेवल पे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा देश का मौलिक कानून है जिस मौलिक कानून के आधार पर सरकार की जो विभिन्न अंग है वो क्या करती है, रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करती है। मतलब सवाल को समझिए, ये बोल रहा है कि किसी देश का जो कोई मौलिक कानून है, उस मौलिक कानून के तहत आपकी सरकार की जो विभिन्न अंग है। देखिए हमारी सरकार की जब बात कर रहे होते हैं तो सरकार के 3 अंग है, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एक हो गया आपका जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब क्या है, कार्यपालिका यानी कि जो कानून को लागू करेगी, यानी कि आपकी कैबिनेट मंत्रिमंडल जो हो गया, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर में, यानी कि जितने प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में आ गए आपके, कैबिनेट मंत्रिमंडल यानी कि केंद्र के, और विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर, विधायिका यानी कि सेंटर में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, जहां पे क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। तो उसी प्रकार जब आप स्टेट में बात करते हैं तो स्टेट में भी तो आपका क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है जहां पे कानून बनते हैं। तो ये जो आपकी विधायिका है यानी कि लेजिस्लेचर है, या फिर आपकी जो ये एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है, ये किसकी अंग है, गवर्नमेंट की है, सरकार की अंग है। तो ये कैसे काम करेगी, यानी कि जो कानून बन रहा है लोकसभा राज्यसभा में, अब ये लोकसभा राज्यसभा में कौन बैठ रहा है, एमपी बैठ रहे हैं, और आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें कौन बैठ रहा है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बैठ रहे हैं या एमएलसी बैठ रहा है। तो ये कोई भी कानून कैसे बनाएगा, क्या अपने अकॉर्डिंग कानून बना लेगा, नहीं, ये कानून किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, हमारी जो संविधान है, इस संविधान का कोई भी मूल ढांचा इफेक्टेड ना हो उसको ध्यान में रख करके भी कोई कानून बनाया जाएगा। एंड देन इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है स्टेट की या केंद्र की,
उस कानून को इंप्लीमेंट करेगी। और अगर आप संविधान के मूल ढांचा को इंपैक्ट करके कोई कानून बनाते हैं तो इसके लिए हमारी क्या है, जुडिशियरी सिस्टम है, जहां आप बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, लोकल कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो उस कानून को क्या कर सकते हैं, रद्द करने का पावर रखता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मौलिक कानून है किसी देश का जिसके तहत आपकी सरकार विभिन्न अंगों की रूपरेखा या प्रमुख कार्यों को निर्धारित करती है। तो आप क्या कहेंगे, वो हमारा मूल कानून या मौलिक कानून क्या है, वो हमारा संविधान होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है। अंतिम सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, आपके यूपीएससी प्री का पूछा गया सवाल है, आईएएस के एग्जामिनेशन का। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो संविधान सभा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, इसमें जो मेंबर्स का चुनाव हुआ कैसे हुआ था। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था यानी कि सीधे जनता के द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल नहीं। जब संविधान सभा की हम बात कर रहे होते हैं यानी कि वहां पे संविधान का फॉर्मेशन करने के लिए हमने फाइनली 2 जुलाई 1946 को क्या किया था, चुनाव किया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को फुल बहुमत के साथ यहाँ पे क्या मिली थी, पावर मिली थी। तो ये चुनाव कैसे हुआ था, क्या सीधी जनता के द्वारा? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा? नहीं। प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, समझिएगा। यानी कि जो आपके 11 प्रांत थे, इस 11 प्रांत में क्या थे, विधान सभा थी, और इस विधान सभा में क्या हुए, कई सभाएं हुई, और इस सभा से ही 10 लाख की जनसंख्या में एक एक सीट को चुना गया, यानी एक कैंडिडेट को चुना गया। टोटल 292 सदस्य को चुना गया था। तो इस प्रांत के विधानसभा में जो सभा हुई थी, यानी कि प्रांतीय सभा बोल सकते हैं, या इसी को आप बोल सकते हैं आप्रत्यक्ष, जहां जनता नहीं भाग ली थी वोट में, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र चुना गया था, दुर्ग, दिल्ली, बुर्ज, और एक आपका हो जाएगा बलूचिस्तान, और एक है आपका अजमेर। ठीक है भाई, तो इसका भी ऑप्शन डी है। तो कमेंट करके बताइए कितने ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चन में। 1 2 3 4 ऐसे लिखेगा जो आपने टिक किया था, ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक, ताकि ये आपका देखिए कंसेप्ट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने से ये फायदा है। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जरूर से जुड़ेंगे हमारे कैप्सूल सीरीज से। हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस चल रही है, डेमो वगैरह भी इस चैनल पे आपका उपलब्ध है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए